तो ये है हमारा टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का, और आपको अच्छे से पता है कि हमारे इस टेक्स्ट बुक में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। ओके, और धीरे-धीरे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अपने चैप्टर नंबर 15 पर आ गए हैं। इसका मतलब इसके बाद केवल 2 ही चैप्टर बच गए हैं और हमारा पोर्शन खत्म होने वाला है। फिर हम रिवीजन भी करेंगे, ताकि अभी जो धीरे-धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2 महीने में हमारा 2 महीने बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ओके? तो ये सेशन भी खत्म होने वाला है और आप लोग जो 8th के बच्चे हैं, वो तो अब नए स्कूल में जाएँगे, सेकेंडरी स्कूल में जाएँगे, है ना? तो यहाँ से हम जो कुछ सीख के जाएँगे, उन नए बच्चों के साथ शेयर करेंगे और वहाँ पर भी हम बॉस बनेंगे, क्योंकि हमें सब आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एरिया, लेसन नंबर 15। तो हमने फिर जो एरिया, ये जो वर्ड है, ये हमने मैथ्स में स्टैंडर्ड 5th से ही सीखा है। 5th, 6th, 7th में, और उसके बाद हम आगे 8th में। और हमने बेसिकली एरिया जो है, हमने 3 शेप का जो एरिया, ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया, उसका फ़ॉर्मूला हमने सीखा है। उसको थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे। तीनों शेप आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और एरिया का मतलब क्या है? पहले तो ये नाम है शेप का, रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, थर्ड वन इज़ ट्रायंगल। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया, कोई भी एरिया जो उसका जो बॉर्डर है, उसके अंदर का जो प्लेन रीजन और प्लेन स्पेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस जो भी है, उसका जो टोटल मेजरमेंट है, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ दैट शेप। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे हम पता करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला था, जिसको हमने सीखा है। तो अभी कोई भी एरिया का मतलब आपको समझ में आ गया है। ओके, द मेजरमेंट ऑफ द फ्लैट एरिया और फ्लैट सरफेस और एरिया कवर्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। सबसे पहला है, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम कैसे लिखते हैं? तो हम उसके जो वर्टेक्स है चारों, उसके ऊपर हम अल्फ़ाबेट इस तरह से लिखेंगे, नाम पॉइंट का। उसका एक लेंथ होता है, जो साइड जिसका लेंथ बड़ा है, हाँ, ग्रेटर साइज़ है, जिसका लेंथ बड़ा है, उसको हम लेंथ कहेंगे, और जिसका लेंथ छोटा है, उसको हम विड्थ और ब्रेड्थ कहते हैं। ओके, तो लेंथ के लिए एल लेटर लिखेंगे, स्मॉल एल, और ब्रेड्थ के लिए बी लेटर लिखेंगे। अगर ये दोनों हमको मालूम है, फिर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी, ये स्क्वायर लिखा है हमने, स्क्वायर तो है ही नहीं, ये तो रेक्टेंगल है। ओके, तो इसका मतलब शेप गड़बड़ हो गया। तो मुझे लिखना चाहिए रेक्टेंगल। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? रेक्टेंगल है ना। चलिए, तुरंत दुरुस्त कर दिया मैंने यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अभी ये शेप है, वो है रेक्टेंगल, बराबर। मेरे लिखने से ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल ही है, मैंने गलत लिख दिया था। तब ये रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आपको फॉर्मूला याद है ना? कुछ याद है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? किसी को याद है तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। कोई भी, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, हम कैसे उसको फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ? गुड, एल बी, सरस्वती बाग ने सबसे पहला आंसर दिया। एल बी मीन्स एल इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो एल इंटू बी, और एल बी एकदम परफेक्ट आंसर है वो। तो ये हमें अच्छे से पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हमें इसके लेंथ और उसके विड्थ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा।
फिर हमें एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये शेप आ गया। ये क्या है? इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर ए बी सी डी, और उसके बीच का जो ये टोटल सरफेस है, इसका साइड ये है ए, और अंदर का ये उसका रीजन या सरफेस है, उसको हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अभी यहाँ पर आ गया। एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? सेम लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल ही होता है। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, तो उसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी लग सकता है, बट लेंथ और ब्रेथ इसका दोनों ए है, तो हम बोलते हैं ए इंटू ए और साइड इंटू साइड। ओके, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, मीन्स साइड स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में साइड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोनों साइड एक लेंथ है एक ब्रेथ है। ओके, तो साइड स्क्वायर हो गया। तो उसको शॉर्ट में अगर कोई साइड का मेजरमेंट ए है, तो वो हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए। थर्ड जो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप था जिसका एरिया, जिसका फॉर्मूला हमने सीखा, तो वो था राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल ए बी सी, और उसमें ये राइट एंगल है बी। हमने स्पेशल अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, एक जो साइड है वो बेस है, दूसरा साइड क्या होगा? उसका हाइट, और तीसरा साइड उसका हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, और ये जो है अंदर का उसका एरिया है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसका हमने फॉर्मूला देखा था, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल को डबल कर देंगे तो एक रेक्टेंगल बनता है। सिंपल सा आइडिया है। ये जो ट्रायंगल है, इसको हम अगर दो ट्रायंगल को कंबाइन करेंगे विथ इट्स हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल का हमें एरिया मालूम है, तो उसका हाफ कर देंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। मीन्स क्या हुआ? हाफ ऑफ उसका एक साइड जो है बेस, उसको हम लिखेंगे, और उसका जो दूसरा साइड है हाइट, उसका मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। जिससे राइट एंगल बन रहा है, ये दो साइड से राइट एंगल बन रहा है, तो एक बेस है और दूसरा हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एक साइड है, हाइट भी एक साइड है, तो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। बेस को बी, हाइट को एच लेटर से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी आप सोचो, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो जो बेस है वही उसका लेंथ है, और जो हाइट है वही उसका ब्रेड्थ है, इसलिए ये बेस इंटू हाइट का हाफ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सिंपली हमें ये ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू इट्स बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट तो हमें दिख रहा है क्लियरली, दे आर मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल एट ए पॉइंट बी। लेकिन कोई दूसरा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो उसमें हाइट हमें दिखता नहीं है ना, तो हाइट उसमें बनाना पड़ता है। हाइट क्या होता है उसका? कोई भी ट्रायंगल का हाइट कैसे फाइंड करेंगे जो राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? तो हम कोई भी एक बेस के ऊपर उसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो उसका हाइट हो जाएगा। यहाँ पर हमने रेड कलर में इसको शो किया हुआ है, ये इसका हाइट हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हाइट क्लियर है। अदर ट्रायंगल में बेस कोई भी एक साइड को लेंगे तो
उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है वो उसका हाइट है। मतलब अगर इसको अलग अलग साइड को हम बेस एज्यूम करेंगे तो उसका अलग अलग हाइट हो जाएगा, लेकिन एरिया सेम आएगा। ओके, तो बेस बेस एंड बेस, तीनों ट्रायंगल का बेस हमने एज्यूम किया, तो हाइट, तीनों में हाइट हमें मिल गया। वी आर गेटिंग हाइट इन ऑल ट्रायंगल। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबका फॉर्मूला एक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी इंटू एच। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। तो ट्रायंगल कोई भी हो, राइट एंगल हो और कोई अदर ट्रायंगल होगा, उसका जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला यही होगा। अब ये हमने स्टैंडर्ड 7th में सीखा है, आप थोड़ा थोड़ा सा भूल गए होंगे। स्कॉलरशिप के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है इसको। तो हमने 3 फॉर्मूला सीखा। कौन कौन सा? फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, नो, लेंथ इनटू ब्रेथ। वर्डिंग थोड़ा सा बदल गया। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो गया, और एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एनी बेस और उसका रिलेटिव और करस्पॉन्डिंग हाइट लेके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला बेसिकली हमने पहले से सीखा है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है आपने, एक एक एग्जांपल लेंगे तीनों फॉर्मूला के ऊपर। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। अब वर्डिंग में आप सोचोगे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें लेंथ मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें ब्रेड्थ मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर लेंथ वर्ड तो दिख रहा है, ब्रेड्थ नहीं नजर आ रहा है। फिर तो वहां पर विड्थ जो लिखा है वही उसका ब्रेड्थ है। ओके, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता है, सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉर्मूला। तो जब भी सॉल्यूशन हमें लिखना है तो पहले फॉर्मूला को लिखना है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमेशा आएगा। फर्स्ट जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉर्मूला ही लिखना है, उसके बाद फिर उसका वैल्यू उसमें लिखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ इसमें लेंथ कितना है, आंसर बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल का लेंथ 8, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, विले पार्ले स्कूल। और ब्रेड्थ कितना है, कैन यू टेल मी द ब्रेड्थ? 5, वेरी गुड। तो हम इसको लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज 8 इंटू 5। अब इसका आंसर तो आपको मालूम हो गया होगा, क्या आएगा? 40। अभी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी आपने इसको 40 बताया, राइट आंसर, बट आपका बोर्ड के एग्जाम में यानी कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 40 लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 40 यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि वहां पर यूनिट लिखा है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर सरस्वती बाग ने बताया है। अच्छी कोशिश है, फिर भी कमी है, 100% राइट नहीं है, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है ये हमको मालूम है। कोई भी एरिया का यूनिट में हमें क्या लिखना होता है, और लेंथ मैंने आपको बताया है, वैसे फिर से मैं बताता हूँ। देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन है। वेरी गुड, कुरलानो पढ़ा, स्क्वायर लिखा है। आपको ये अच्छे से पता है कि कोई भी 2 सेम नंबर या 2 वेरिएबल, कोई भी नंबर हो, 2 यूनिट, सेम यूनिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बनता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 5 दैट इज 5 स्क्वायर। ओके, सो ए इंटू ए स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज
सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर, वही मतलब होता है उसका। देयरफॉर 8 into 5 दैट इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो, यू कैन राइट ये। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको, आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी लिखेंगे, एम लिखेंगे सेंटीमीटर, और आप अगर ने ऐसा लिखा तो भी ये राइट आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है। पर हम स्क्वायर लिखने के बदले हम एस क्यू लिख से स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों राइट है। ओके, तो इन दिस केस वी फाउंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। बराबर, क्लियर। चलो, तो ये हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। अभी ओरली तो आप इसको फाइंड कर सकते हो तुरंत। ओरली कौन बताएगा इसका आंसर? अगर स्क्वायर का साइड 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड, कितना इजी है ना। अब उसको हमें लिखना है, क्योंकि हमें ये ओरल टेस्ट में 64 तुरंत बता दिया, लेकिन रिटन टेस्ट में हमको लिखना है। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है राइट फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला क्या है? क्या इक्वेशन बनेगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, साइड का वैल्यू हमको पता है, दैट इज 8, तो 8 स्क्वायर हो गया। व्हाट इज द स्क्वायर? 8 स्क्वायर इज 64, और स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है, स्क्वायर लिखना ही है, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है। Therefore, we get the area of square in this case is 64 square centimeter. क्लियर? ये हमने पहले से सीखा हुआ है। और थर्ड शेप हमारा क्या था? दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो एक क्वेश्चन उसका भी देखते हैं, क्या है ये? इफ बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, ध्यान से समझो इसको, बेस ऑफ ए ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। अभी ओरली फाइंड कर सकते हो क्या? कौन कर सकता है, जरा बताओ मुझे। मैंने आपको हिंट दिया था कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम लेंथ वाले रेक्टेंगल का हाफ होता है। ओके, अगर हम 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा, और उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। स्कॉलरशिप में इस तरह से हम फटाफट आंसर कर सकते हैं। 8 इंटू 5 40, 40 का हाफ 20, क्या बात है, एकदम परफेक्ट। तो 20, ओनली 20 नहीं, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये तो ओरल हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने लिखा, लेकिन रिटन एग्जाम में कैसे लिखना है? तो फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट, ये लिखना पड़ेगा। Therefore, half of base and height, that is 8 and 5, वो भी लिख दिया हमने। 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, वो आपको अच्छे से पता है। 2 से 8 कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 4 जा 8, तो क्या मिलेगा फिर? 4 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने आंसर परफेक्ट दिया। मेरा एक ही है मैं बच्चों, आपने आंसर परफेक्ट दिया, लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना है, यूनिट परफेक्ट लिखना ही है। प्रैक्टिस में डालो, कोई भी फटाफट नंबर आंसर बताने के बजाय हम यूनिट को भी ध्यान रखेंगे। अगर वो मीटर में है यूनिट, तो स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आएगा, ये ध्यान रखना। और आपने यूनिट नहीं लिखा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। Therefore, we get area of triangle in this case, that is equal to 20 square centimeter. तो तीनों शेप का हमने ये फॉर्मूला यूज किया और एरिया फाइंड कर लिया। चलो, अब मेन जो हमारा टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड 8th में, हम कुछ नया शेप का एरिया फाइंड करेंगे। कुछ नया शेप, कौन सा नया शेप है? तो फर्स्ट शेप है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देन
एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल ही है। जैसे हमने अभी 3 शेप का ऑलरेडी सीख लिया है, ये भी सीख जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉर्मूला डिराइव करेंगे। फ़ॉर्मूला अगर हमें आ गया, तो फिर आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम क्या है? आपको पता है ये शेप? पैरेललोग्राम का शेप आपको मालूम है ना क्या होता है? तो एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, और इक्वल होगा तो वो पैरेलल भी होगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है और हम कहेंगे इक्वल है, वो पैरेललोग्राम ही होगा। नाम ही है पैरेललोग्राम, मतलब उसमें पैरेलल ही है दोनों अपोजिट साइड। ओके, तो ये उसका शेप मिलता है। आप बोलेंगे जो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? कैन यू टेल मी? चलो आपसे क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगल है, क्या ये पैरेललोग्राम है? यस और नो? कोई भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है क्या? यस, सरस्वती बाग, परफेक्ट आंसर। तो पैरेललोग्राम का जो डेफिनेशन है वो एक ही सिंगल डेफिनेशन है, उसका जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होना चाहिए। तो फिर ये भी पैरेललोग्राम ही है। स्क्वायर जो होता है वो भी पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम अलग अलग शेप भी हो सकता है, लेकिन हम स्पेशल पैरेललोग्राम की जब बात करेंगे तो ये एक क्रॉस शेप बनाएंगे। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे? अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप है जो रेक्टेंगल को बेंड कर दिया। अगर रेक्टेंगल को बेंड करेंगे तो ऐसा ही दिखता है ना? अब इसमें क्या है, एक बेस है, इसमें परफेक्ट हाइट नहीं है क्योंकि वो स्लैंट है। तो परफेक्ट हाइट हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, या अभी ये एक शेप का पेपर लेके इसको अगर कट कर देंगे, ट्रायंगल को कट कर देंगे एकदम, और उसको कट करके दूसरे साइड में अटैच कर देते हैं, देखो क्या बन गया। कुछ समझ में आया? एरिया वही है, टुकड़ा वही है। हमने सिर्फ देखो, कोई भी एरिया को ऐसा कट करने से, अलग अलग पीस बनाने से, जिसको उसका जो टोटल एरिया है उतना ही रहने वाला है, उसको हम सम करेंगे तो एरिया चेंज नहीं होता है। तो हमने ये टुकड़ा लेफ्ट से कट करके राइट साइड में लगा दिया। अभी जो शेप बन गया वो हमको पहचाना, जाना पहचाना है, दैट इज रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया हमको अच्छे से पता है, एल इंटू बी। तो पैरेललोग्राम का एरिया और यही लेंथ और हाइट का जो एरिया और पैरेललोग्राम सेम ही होना चाहिए। तो ये हो गया इसका टोटल एरिया, जो कि एक रेक्टेंगल दिख रहा है हमको। लेकिन ये रेक्टेंगल कैसे फॉर्म हुआ? पैरेललोग्राम से। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर डिराइव करते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में तो लेंथ और ब्रेड्थ है, इसमें तो वो है ही नहीं। चेक करते हैं अभी। तो ये हो गया हाइट। ओके, पैरेललोग्राम का हाइट है, किसी भी बेस के ऊपर ये हाइट बना दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ इट्स साइड और इट्स बेस। अब इसको टेढ़ा कर देंगे तो ये क्या बन गया? सेम डिस्टेंस, दोनों ऊपर दोनों लाइन साइड का डिस्टेंस तो सेम है, मतलब हाइट भी सेम है, शेप चेंज हो गया इसका। तो रेक्टेंगल का जो विड्थ है वही पैरेललोग्राम का हाइट भी है। ओके, देखो फिर से ये पैरेललोग्राम वही बन गया। तो बेस इक्वल टू बी हमने कर दिया, हाइट को एच लिखा, और ये विड्थ तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एरिया सेम ही दिख रहा है। ओके, लेकिन साइड का जो उसका नाम है ना वो थोड़ा अलग अलग है। चलो, तो दोनों का एरिया सेम हो गया, हमने अभी चेक कर लिया। पेपर से आप पैरेलल इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई भी एक पेपर का शेप
कटिंग करके हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये इक्वल होगा मतलब क्या, कोई भी इक्वल नहीं होता है, सेम उसका बेस लेंथ और सेम हाइट का होगा तो ही वो इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो ही पैरेललोग्राम में क्या है, सेम डिस्टेंस को हम यहाँ पर हाइट बोलेंगे, और जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो पैरेललोग्राम में उसको हम बेस बोलते हैं। ऊंचाई मतलब हाइट, ओके, वहां हिंदी में ऊंचाई लिखा है, दैट इज हाइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सेम यहां पर अभी हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू इट्स हाइट और हाइट इंटू बेस। So we get area of rectangle, length into breadth, and area of parallelogram is equal to base into height. बेस को b, हाइट को h से हमें फॉर्मूला मिल गया आज का फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस एंड इट्स करस्पॉन्डेंस हाइट का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ b इंटू h, प्रोडक्ट ऑफ b इंटू h। b क्या है, बेस, h हाइट। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 95, अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया है तो पेज नंबर 95 में आपको प्रैक्टिस सेट 15.1 मिलेगा। उसका पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। अभी थोड़ा ट्विस्ट होगा क्वेश्चन में, फॉर्मूला वही यूज करना है। 3 फैक्टर होता है, देखो फॉर्मूला में 3 फैक्टर है। क्या फैक्टर है, पहला है एरिया, और उसके बाद क्या है, 2 साइड का मेजरमेंट, मतलब टोटल 3 फैक्टर है, एरिया, साइड 1, साइड 2 और लेंथ 1, लेंथ 2। 3 में से कोई भी हमको 2 अगर मालूम है, कोई भी 2 का वैल्यू हमें पता है, तो हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बेस है हमारा किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन। ओके, तो ये यहाँ पर बेस, हाइट और एरिया देखो मैंने रेड कलर में इंडिकेट किया है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में। If base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area. तो base and height and area 3 measurements है वहां पर, 3 क्वांटिटी है वहां पर। 3 में से 2 क्वांटिटी का वैल्यू हमको दिख रहा है, तो तीसरा आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। चलो फाइंड क्या करना है, एरिया। किसका एरिया, शेप है पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो हम पहले इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। दैट इज बेस इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में लिखा है, हमने इसको लिख दिया। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये स्टेप समझ में आ गया, परफेक्ट स्टेप है ये। इसके बाद क्या करना है, वैल्यू रखना है। हमने फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज। तो पहले हमारे पास क्या है, बेस 18, हाइट 11, वहाँ हाइट्स लिखा है, हाइट्स नहीं होगा, हाइट ही है, एक सिंगल हाइट। 18 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 198 स्क्वायर सेंटीमीटर टैंक लेंथ हिंदी ने सबसे पहला आंसर दिया, वेरी गुड। तो 198, उसके बाद हमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। तो कितना इजीली आपने ये फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या क्या दिया है वो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। चलो मैं खोजता हूँ जरा, कहाँ पर गायब हो गया ये।
ओके, क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको तो दिख ही नहीं रहा है। क्या करेंगे अभी? दिखना चाहिए ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेट करता हूँ इसको, ये भाग गया था पीछे। ओके, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if area of a parallelogram is 29.6 square centimeter and its base is 8 centimeter, find its height। अब यहाँ पर एरिया, बेस, हाइट, तीन क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी का वैल्यू इसमें दिख रहा है, तीसरा फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन सा क्वांटिटी अवेलेबल है उसको नोट किया हमने। एरिया इज गिवन 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस इज गिवन 8 सेंटीमीटर और हाइट हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही लगना है, क्योंकि पैरेललोग्राम की बात है तो पैरेललोग्राम का एरिया, फॉर्मूला वही लिखना है, सेम फॉर्मूला, खाली वैल्यू कौन कौन सा है वो हमें वहां पर लिखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेफ्ट साइड में है, वो हमने लिख दिया, दैट इज 29.6। एरिया के नीचे एरिया, बेस 8, हाइट नहीं मालूम है, एच लिखेंगे फिर, और हाइट लिख देंगे तो भी चलेगा, एच लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है आपको अच्छे से पता है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, therefore height is equal to 29.6 divided by 8। ओके, 8 से डिवाइड किया, आंसर दिया है, बहुत लोगों ने परफेक्ट आंसर दे दिया है, दैट इज 296/80। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, ऐसा ही करना कोई ज़रूर नहीं है। मैंने डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो अपॉन 10 हो गया, 80 हो गया, फिर डिवाइड कर दिया 8 से, तो मिल गया 37/10। ये मैंने क्यों किया 37/10? मेरे लिए किया कि बिकॉज नीचे अगर 10 है तो डेसिमल लगाना इजी हो जाता है, इसलिए 37 बिकम 3.7। परफेक्ट आंसर था ये। सो हाइट इज इक्वल टू 3.7। और इसका यूनिट नहीं बताया आपने, यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सिंगल क्वांटिटी है, सिंगल डायमेंशन है, तो सिंगल यूनिट आएगा सेंटीमीटर। और एरिया में क्या है, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो स्क्वायर में जनरेट होता है। ओके, हाइट इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। एकदम क्लियरली आपने इसको समझ लिया। तो पैरेललोग्राम में इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो इजी हो गया ना ये तो। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ भाग गया वो। सेम वैसे ही क्वेश्चन है एकदम जो हमने पहले सीखा, एरिया और हाइट दिख रहा है, हमें बेस फाइंड करना है। ओके, तो ये सस्पेंस है क्वेश्चन का, लेकिन मैं आपको बता दिया, ये इंफॉर्मेशन आप लिखा है उससे हमको फाइंड करना है। एरिया इज गिवन, हाइट इज गिवन, बेस फाइंड करना है, कोई फर्क नहीं है, वैसे ही करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6.4, सो बेस इक्वल टू 83.2 अपॉन 6.4। डेसिमल फ्रैक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, हम इसको कैंसिल करेंगे बाय 8, अगेन बाय 8, दैट इज 13। तो यहां पर क्या मिला, बेस 13 सेंटीमीटर। गुड। तो क्वेश्चन क्या था आपको समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन भाई, देख लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। और हमने तो पहले ही कर लिया, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। ओके, हम लोग बहुत होशियार हो गए हैं।